चलो बेटा, हम लोग पहुंचे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन होता है, देखने में कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। सेक्शन ए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सेक्शन ए का पार्ट 1, 2, 3। सेक्शन बी मैंने बताया था, सेक्शन सी। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे सेक्शन सी तक। फिर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अभी 3 अमाउंट और बाकी है। तो सबसे पहले आता है नेट इंक्रीज, इसको बोलते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें हम लोग स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी करते हैं। उसमें हम लोग स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें हम लोग ए बी सी तीनों का आंसर प्लस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, इक्वल टू स्मॉल ए का आंसर था हमारा 85,000 प्लस स्मॉल बी का आंसर था हमारा 65,000 प्लस स्मॉल सी का आंसर था हमारा 1,05,000। तो इन तीनों का टोटल किया तो 1,05,000 आ गया। तो हमारा टोटल आ गया 1,05,000। अब इस सॉरी हमारा टोटल आ गया 2,55,000। एक बार चेक करो मैन्युअली, ये 85,000 स्मॉल ए, 85 और 65, 85 और 65 हुआ 1,50,000, 1,50,000 और 1,05,000, 150 और 105, टोटल होगा 2,55,000। ये हमारा नेट इंक्रीज हुआ, मतलब स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी तीनों को प्लस करके 2,55,000 आया। इसके बाद नेट इंक्रीज आने के बाद हम लोग एक अमाउंट लिखते हैं, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर क्या क्या आता है उसकी भी मैं पूरी लिस्ट तो बताऊंगा वैसे, बट अभी ओरली बता देता हूं, बाद में मैं लिखाऊंगा अभी। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो ओपनिंग कैश एंड कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोलते हैं। तो इन तीनों का जो ओपनिंग बैलेंस का टोटल होगा वो यहां पे लिखना है। इन तीनों का जो ओपनिंग बैलेंस का टोटल हो, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके अंदर क्या क्या आएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली कैश बैलेंस हो तो प्लस करना, बैंक बैलेंस हो तो प्लस करना, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो तो प्लस करना। लेकिन अगर ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, अगर ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो यहाँ पे माइनस कर देना, ठीक है। मैं लिख देता हूं, लेस बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर ओपनिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो यहाँ पे आप माइनस कर देना। कैश बैलेंस को प्लस करना, बैंक बैलेंस को प्लस करना, करंट इन्वेस्टमेंट्स को प्लस करना, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो माइनस कर देना। तो यहाँ पे आपका ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती है, और मैं बार बार बोलता हूं जो भी तब मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। फिर यहाँ पे आएगा इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मैं यही पहले कॉपी करता हूं, सिर्फ मैं ओपनिंग की जगह पे क्लोजिंग लिख दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे ओपनिंग की जगह पे हो जाएगा क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके अंदर भी क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ये ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट हो वो माइनस हो जाएगा। अब मैं और भी प्लस माइनस करके बताता हूं कि क्या चीज कैसे आती है। अब क्या होगा, जितना भी ये ओपनिंग है, मान लो हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल सपोज करो 5,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोगों को बैलेंस शीट दी हुई होगी, उसमें लायबिलिटी साइड पे भी 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, एसेट साइड पे भी 2 अमाउंट के कॉलम होंगे। लायबिलिटी साइड पे 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, एसेट साइड पे 2 अमाउंट के कॉलम होंगे।
लायबिलिटी साइड पे भी ऐसा ही होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। एसेट साइड पे भी ऐसे ही होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो मान लो ओपनिंग ये कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस किया, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस किया, चारों की ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट, वो सब प्लस माइनस करने के बाद 5000 आया। तो ये ए प्लस बी प्लस सी 2,55,000 प्लस ये 5000, तो क्लोजिंग इन दोनों को प्लस करके आएगा 2,60,000। तो ये जो 2,60,000 है ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट्स ये सब प्लस किया और क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस किया। कहने का मतलब है जैसे फाइनल अकाउंट चैप्टर में बैलेंस शीट दोनों साइड पे टैली होती है। जब भी हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर करते हैं तो बैलेंस शीट दोनों साइड पे टैली होनी चाहिए। तो इस चैप्टर में नेट इंक्रीज, ये वाला नेट इंक्रीज प्लस ओपनिंग, नेट इंक्रीज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन दोनों को प्लस करके यही आना चाहिए 2,60,000, मतलब क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इसमें इन दोनों को प्लस करके यही आना चाहिए। तो अब उल्टा सॉल्व करके देखो, ये 2,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्लोजिंग बैलेंसेस सबके, ये 5,000 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, सबके ओपनिंग बैलेंसेस। दिमाग लगाओ, हमारा क्लोजिंग बैलेंस 2,60,000 क्वेश्चन में दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस 5,000 क्वेश्चन में दिया होगा। अब उल्टा सॉल्व करो, 2,60,000 माइनस 5,000, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 2,55,000, तो हमारा नेट इंक्रीज उतना ही आना चाहिए, हमारा ए प्लस बी प्लस सी मतलब नेट इंक्रीज उतना ही आना चाहिए जितना क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस होगा, उतना ही हमारा नेट इंक्रीज आना चाहिए। इन शॉर्ट लास्ट में हमारा आंसर टैली होना चाहिए, हमारा आंसर यही आना चाहिए 255, जो क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस है वही हमारा नेट इंक्रीज आना चाहिए 2,55,000। डन। अब ऑब्वियसली 2-4 लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, बट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट यहां तक था। ठीक है, आगे अभी मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं नेक्स्ट एक टॉपिक समझा रहा हूं जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। मैं एक टॉपिक समझा रहा हूं, इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के पहले रूल समझा दूं, पहले रूल समझा देता हूं, फिर एग्जांपल के साथ भी बता दूंगा इसके रूल्स। पहली बात तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीजें आती है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में हिंदी इंग्लिश मिक्स उल्टा रूल, करंट एसेट्स में उल्टा रूल बोलो, रिवर्स रूल बोलो या इनडायरेक्ट रूल बोलो, जो भी शब्द आप उसको नाम दे दो। करंट एसेट्स में उल्टा रूल, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो बढ़ जाए, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो बढ़ जाए तो हम कम करेंगे, मतलब हम लोग लेस करेंगे। कहां पे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, कितनी अमाउंट लेस करेंगे, कैसे लिखेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। फिलहाल ब्लाइंडली मेरे रूल्स फॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह पहले दिमाग में बिठाओ। मैं एग्जांपल के साथ फंडामेंटल के साथ समझाऊंगा। करंट एसेट में उल्टा रूल, मतलब करंट एसेट बढ़ जाए तो हम कम करेंगे, क्या कम करेंगे, कैसे कम करेंगे मैं सिखाऊंगा। करंट एसेट बढ़ जाए तो कम करो, लेस करो, और करंट एसेट अगर कम हो जाए तो बढ़ाओ, ऐड करो। क्या बढ़ाओ मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो करंट एसेट में उल्टा रूल, करंट एसेट में उल्टा रूल, इसको मैं और डिटेल में लिख के देता हूं। इंक्रीज इन करंट एसेट्स इक्वल टू लेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज हो तो हम लोग उसको लेस पे लिखते हैं, और अगर करंट एसेट्स में डिक्रीज हो इसका उल्टा, वाइस वर्सा। अगर करंट एसेट्स में डिक्रीज हो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो हम उसको वर्किंग कैपिटल में ऐड करते हैं, ऐड इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज हो तो बढ़ गया तो कम करो, मतलब लेस करो, और कम हो गया तो बढ़ाओ, मतलब ऐड करो।
तो ये याद रखो, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, ये मेरे शब्द याद रखना, करंट एसेट्स में उल्टा रूल, मतलब बढ़ जाए तो कम करो, कम हो जाए तो बढ़ाओ। फिर दूसरा, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल। थोड़ी देर के बाद जब मैं इसकी लॉजिक समझाऊंगा तो बहुत मजा आएगा। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल, सीधा रूल मतलब क्या? डायरेक्ट रूल, डायरेक्ट कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ, कम हो तो कम करो। तो अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो आप उसको ऐड करोगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो ऐड इन वर्किंग कैपिटल। और अगर डिक्रीज हो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज हो, तो लेस इन वर्किंग कैपिटल। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारे सेक्शन, वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारे सेक्शन ए में, सेक्शन ए के पार्ट 2 में आता है। वर्किंग कैपिटल सेक्शन ए में पार्ट 2 में आता है, उतना ध्यान रखना। करंट एसेट्स में उल्टा रूल, करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल। अब इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। अब एक दो चीजें पहले मैं और रूल्स में लिख दूं। कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट और करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये होते करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं, बट उसको वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स are current assets, but they are not recorded in working capital. ये होते करंट एसेट्स हैं, लेकिन हम लोग इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखते हैं। अभी इसी वीडियो लेक्चर में बताया कि जो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में लिखते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इनको लिखते हैं। ये होते करंट एसेट्स हैं, पर इनको वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखना है। उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट is current liability. Bank overdraft is current liability, but it is not recorded in working capital, right? अब दूसरे इन कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, करंट इन्वेस्टमेंट्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, इनको छोड़ के दूसरे करंट एसेट्स सोच के देखो। मैं इजी लेवल से शुरू करता हूं। मान लो एक करंट एसेट है हमारा डेटर्स, मान लो एक हमारा करंट एसेट है डेटर्स। दिमाग लगाओ, साल के शुरू में मान लो डेटर्स था 75,000 ओपनिंग बैलेंस, और साल के एंड में डेटर्स था मान लो 55,000। इजी एग्जांपल, बहुत इजी। अब लॉजिक के साथ समझा रहा हूं, अमाउंट्स लॉजिक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि देखो हुआ क्या। आपके दिमाग में सिर्फ एक बात रखना, कैश आया कि कैश गया। चैप्टर का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके दिमाग में एक बात रखना कि कैश आया कि कैश गया। तो डेटर्स साल के शुरू में 75,000 थे, डेटर्स साल के शुरू में थे 75,000 और साल के एंड में हो गए 55,000। डेटर्स कम हो गए। साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस था डेटर्स का 75,000, साल के एंड में उनका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 55,000, तो 20,000 रुपीज के डेटर्स कम हो गए। अब अपने आप से पूछो क्यों कम हो गए? क्योंकि ड्यूरिंग करंट ईयर हमने 20,000 रुपीज डेटर्स से कलेक्ट किया होगा।
ऐसे तो हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन, बहुत सारी लेन देन की होगी, गुड्स सेल किए होंगे, सेल्स रिटर्न हुआ होगा, डिस्काउंट अलाउड हुआ होगा, बैड डेट्स हुआ होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। बट ऑन द होल अगर हम कैश की समरी देखें तो साल के शुरू में 75,000 के डेटर्स थे, साल के अंत में 55,000 के डेटर्स थे। तो 20,000 के डेटर्स क्यों कम हो गए? क्योंकि हमने 20,000 रुपीज डेटर्स से कलेक्ट किया होगा, तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा, कैश कम्स इन। कैश कम्स इन मतलब ये कैश में ऐड होना चाहिए, कैश में ऐड होना चाहिए। तो ये 20,000 रुपीज हम वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे हमारे आंसर में। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आंसर। हमारे आंसर में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सेक्शन ए, ये सेक्शन बी, ये सेक्शन सी। अब सेक्शन ए का, ये सेक्शन ए का पार्ट 1 मैं रफली लिख रहा हूं, ये सेक्शन ए का पार्ट 2 और सेक्शन ए का पार्ट 3। अब आपको मालूम है सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होता है वो होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इतना तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होता है चेंजेस, वो होता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसके अंदर हम डेटर्स का जो भी चेंज हुआ वो लिखेंगे। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के अंदर कुछ अमाउंट्स ऐड होती है, कुछ अमाउंट्स लेस होती है, ठीक है। अब डेटर्स जो है वो 20,000 रुपीज कम हो गया। अगर डेटर्स 20,000 रुपीज कम हो गया मतलब हमारे पास पैसा आया, तो हम लिखेंगे डिक्रीज, हम लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स 20,000 रुपीज। और ये 20,000 रुपीज हम लोग फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट का फर्स्ट कॉलम, ये अमाउंट का सेकंड कॉलम, ये अमाउंट का थर्ड कॉलम। तो ये 20,000 रुपीज हम लोग, ये 20,000 रुपीज हम लोग अमाउंट के फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। मतलब पहले सारी इंफॉर्मेशन, पहले सारी ट्रांजेक्शन्स फर्स्ट कॉलम में ही लिखते हैं, सेकंड और थर्ड में कुछ भी नहीं। तो डेटर्स 20,000 कम हो गए मतलब हमारे पास पैसा आया, तो हम वर्किंग कैपिटल में इसको ऐड पे लिखेंगे। नाम में ऐसे ही लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में ऐसे ही लिखेंगे डिक्रीज, पर लिखेंगे इसको ऐड पे, दिमाग लगाओ। पर्टिकुलर्स में ऐसे ही लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स, पर लिखेंगे इसको ऐड पे, क्योंकि हुआ डेटर्स डिक्रीज, लेकिन डेटर्स डिक्रीज होने से पैसा हमारे पास आता है। तो 20,000 ऐड पे लिखा हुआ है फर्स्ट अमाउंट के कॉलम में। डन। ये रूल होता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स अगर कम हो जाए तो बढ़ाओ, बढ़ाओ मतलब कैश को बढ़ाओ। उसी तरीके से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं और भी इजी। स्टॉक, मान लो स्टॉक साल के शुरू में 1,20,000 था और स्टॉक मान लो साल के अंत में 1,50,000 का हो गया। अभी ये भी करंट एसेट है स्टॉक, ये दोनों करंट एसेट्स हैं हमारे, ये दोनों हमारे करंट एसेट्स हैं। तो स्टॉक 1,20,000 से 1,50,000 हो गया, मतलब 30,000 का स्टॉक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि ऑब्वियसली हमने स्टॉक खरीदा होगा, खरीदा होगा तो उसका कैश पे क्या असर होगा। तो 120 का स्टॉक था साल के शुरू में, 150 का स्टॉक हो गया साल के अंत में, तो 30,000 का स्टॉक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? खरीदा होगा। खरीदा होगा तो क्या होगा? कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा, मतलब 30,000 हमारा कैश कम हो गया। अब दिमाग लगाओ, स्टॉक बढ़ गया तो कैश कम हो जाएगा 30,000। इसलिए करंट एसेट्स में उल्टा रूल, 30,000 का स्टॉक हमारा बढ़ गया तो मैं इसको लेस पे लिखूंगा, मैं इसको लेस पे लिखूंगा इंक्रीज इन स्टॉक। और अगर आपके स्कूल की टीचर या प्रोफेसर बोल रहा है कि इसमें ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट मतलब माइनस साइन होती है, तो ब्रैकेट लगा देना। अगर बोले ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट लगाना, माइनस साइन बोले माइनस साइन लगाओ, माइनस साइन लगा देना। घूम फिर के करना इस 30,000 को माइनस ही है। अब ब्रैकेट लगाने के लिए बोले, माइनस साइन लगाने के लिए बोले,
या कोई भी साइन नहीं बोले, वो अपने स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लेना। बाकी करना ये माइनस ही है, ठीक है, करना ये 30,000 माइनस ही है। फिलहाल मैं माइनस साइन वगैरह नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस लिखा है, इसलिए मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं, करना उसको माइनस ही है। ओके, तो डेटर्स कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल कैश बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ गया तो कैश कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब करंट एसेट्स में उल्टा रूल, डिक्रीज है तो उसका उल्टा इंक्रीज, मतलब ऐड करो, इंक्रीज है तो उसका उल्टा डिक्रीज, डिक्रीज मतलब लेस करो। मतलब करंट एसेट बढ़ा तो कैश कम हो जाएगा, इसलिए हम उसको लेस पे लिखते हैं। ये फंडामेंटल्स होते हैं। करंट लायबिलिटीज भी समझाऊंगा, वक्त आने पर करंट लायबिलिटीज के भी एग्जांपल बता दूंगा, बट इतना मेरे को आज बताना था। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ऐसा होता है देखने में, एडजस्टमेंट्स, ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट जिसका लिखना बाकी हो। जहां से लिखना बाकी हो बेटा, ये करंट एसेट्स आज बताया, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के रूल्स बताए, ये एग्जांपल बताया, डेटर्स और स्टॉक वाला। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल बताना बाकी है, वो भी वक्त आने पे बता दूंगा, पहले इतना लिखो सब लोग।